जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग भाषा की परिभाषा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ है फ्रेंड्स, वह भाषा की परिभाषा यानी भाषा का जो विकास हुआ, भाषा के क्या क्या अवयव हैं, उन सभी को थ्योरी क्लास में हम लोग कवर किए हैं। अब उन सभी क्लास के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो का, और ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है। भाषा का जो लक्षण है फ्रेंड्स, अभिलक्षण है, तो उनमें से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता जो है यह सही नहीं है। जबकि भाषा के अभिलक्षण कौन है, तो यादृच्छिकता है, सृजनात्मकता है और विविक्तता है। याद रखना 3 पॉइंट को कि भाषा अभिलक्षणों में जो कौन कौन सही है, तो यादृच्छिकता, सृजनात्मकता और विविक्तता है, जबकि अपरिवर्तनशीलता नहीं है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है तो 18 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिंदी की भाषा में जो बोलियों की संख्या है 18 है। तीसरा सवाल पर कह रहा है फ्रेंड्स कि सही मिलान करें। तो सही मिलान करें क्या क्या हो जाएंगे, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और यहाँ पर कोड दिया हुआ है 1000 ईस्वी पूर्व से। तो आपको सही मिलान क्या है, आपको ये करना है। तो लौकिक संस्कृत जो है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएंगे, लौकिक संस्कृत जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। लौकिक संस्कृत है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जो है यह 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल है। इधर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके दिया हुआ है भाषा, और इसका काल दिया हुआ है कि किस काल पे इसका आविर्भाव हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे कि ए का 1, 1, 2, 3, 4 यानी सीरियल ही सही हो जाएंगे। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश काल जो है 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अगला सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा क्या कहलाती है। तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच जो सरल भाषा कहते हैं फ्रेंड्स, उसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या असंगत है, तो अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, यह कथन सही है। भारतीय अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, यह भी कथन सत्य है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलते हैं, यह कथन गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, और डी भी जो है यह भी सही है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है। क्या कहा है, न भाषा। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। आप देख सकते हैं, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो डी, लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, जबकि शब्द की, ध्वनि की और वाक्य की जानकारी मिलती है। व्याकरण से हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, तो ध्वनि का, शब्द का और वाक्य, जबकि लिपि की जानकारी नहीं ले सकते हैं। 7वां प्रश्न, किस भाषा को प्रथम प्राकृत या अभिलेख्य प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है, तो पाली को। पाली को प्रथम प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है, किसे, तो पाली को। याद रखना है पाली को। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है, तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर, अकारादि, क्रमठ, लेखकों, कालक्रम, यह जो है साहित्य लेखन की विधि नहीं है। जबकि रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति, प्रवृत्ति, मूलक्रम, यह सभी क्या है, साहित्य लेखन की विधि है। ये 3 चीज़ को याद रखना है, साहित्य लेखन की विधि, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति और प्रवृत्ति, मूलक्रम, ये सभी है। जबकि अकारादि, क्रमठ, लेखक, कालक्रम, यह जो है साहित्य लेखन की विधि नहीं है। हमारा 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का जो है सही अनुक्रम कौन सा है, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये आपको याद रखना है कि पहले पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृत का, फिर अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ है। अगला सवाल, कौन सा
सत्य है। यहाँ पर ABCD 4 कथन दिए हुए हैं, आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, यही सत्य है फ्रेंड्स। प्रथम प्रश्न ही ऑप्शन नंबर ए राइट है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला सवाल है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। मॉरिशस जो देश है फ्रेंड्स, इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। कहाँ पर? मॉरिशस में, याद रखना है। संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है? तो भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, इसे आधार बनाया गया। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे कि भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, इसे ही क्योंकि इसे संस्कृत देव भाषा कहने में सिद्धांत का आधार बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो पिंगल भाषा बनती है। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अर्थ परिवर्तन जो है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अर्थ परिवर्तन को फ्रेंड्स ए और बी दोनों नामों से जाना जाता है, यानी लक्षणा और व्यंजना। अर्थ परिवर्तन को दो नामों से जाना जाता है, क्या क्या है? तो लक्षणा और अभिव्यंजना। अगला सवाल है फ्रेंड्स 17वां प्रश्न कि अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया है? अर्थ परिवर्तन के कारण पर जो है सबसे पहले किन पाश्चात्य विद्वानों ने सर्वप्रथम विचार किया है? तो टकर और मिथेल। टकर और मिथेल जो फ्रेंड्स ये विद्वान थे, ये सबसे पहले अर्थ परिवर्तन के कारण पर विचार किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, टकर और मिथेल। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ परिवर्तन की दिशा, यहाँ पर के नहीं होंगे फ्रेंड्स, कि अर्थ परिवर्तन की दिशा कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ परिवर्तन की दिशा 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है 3। अर्थ में जो परिवर्तन होता है कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से होते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार दिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे वृत्र ने। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में जो संबंध में सबसे पहले विचार दिए हैं उस विद्वान का नाम क्या है? तो वृत्र है। निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन एक ही दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी अर्थ विस्तार से, अर्थ संकोच से और अर्थादेश से हम इसके दिशाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे। किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ विस्तार किसे कहेंगे फ्रेंड्स? तो किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो ध्वनि परिवर्तन को आगम के नाम से, लोप के नाम से और विपर्यय के नाम से जाना जाता है। तीनों चीज़ याद रखना है। ध्वनि परिवर्तन किन किन नाम से जाना जाता है? लोप, विपर्यय और आगमन। लोप, विपर्यय और आगमन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ संकोच के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो अर्थ संकोच के प्रकार हो जाएंगे 8। अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार होते हैं? तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2। ध्वनि परिवर्तन के कारण 2 प्रकार से होते हैं। ध्वनि में परिवर्तन 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर सवाल कुछ अटपटा सा लग रहा है फ्रेंड्स कि ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है 2 प्रकार के। ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो ए तथा बी दोनों आंसर हो जाएंगे, बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। हम बाह्य कारण के साथ और अभ्यंतर कारण के कारण ही ध्वनि परिवर्तन कर सकते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ता है? तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों में पड़ता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में पड़ता है। याद रखना है तीनों क्षेत्र को। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को
क्या कहते हैं? तो इसे अभ्यंतर कारण कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं? तो अभ्यंतर कारण कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं आगम और लोथ, ये दोनों ही होती है। ए बी दोनों सत्य है। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो आगम और लोथ होती है। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तन रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है? तो उसे लोप कहा जाता है। उसका लोप हो जाता है, यानी वह चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है? तो लोप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भाषा की परिभाषा संबंधित 29 जो सवाल थे फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा फ्रेंड्स वह 5 क्लास होगा और उसमें हम साहित्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।